जी, आज हम इकोनॉमिक्स का पहला कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि जो भी कंसेप्ट मैंने समझाना होगा पहले मैं वाइट बोर्ड पे आके नोट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये नोट कर दिया, आपको रेफरेंस बता दिया कि ये मटेरियल जो है कहाँ पे है। देखें, अगर आप राइस की बुक यूज़ कर रहे हैं उसका रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्ज कीजिए आई कैप की बुक से स्टडी करना चाहते हैं उसका रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे राइस की बुक और आई कैप का जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर सेम है, चैप्टर नंबर में चेंज नहीं है। यानी जो चीज़ें हमारे आई कैप पे चैप्टर 2 में डिस्कस हुई हैं हमारी बुक में, राइस वाली बुक में भी वो चैप्टर 2 में ही डिस्कस हुई होंगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि कंसेप्ट जो है वो विद इन चैप्टर वो हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो, या जैसे कल डिस्कस हुआ था कि वो वर्डिंग जो है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो कंसेप्ट ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आप राइस के बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट आपको मिलेगा चैप्टर 2 में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हम नहीं पढ़ रहे, पहले 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 भी हम स्टडी करेंगे लेकिन दरमियान में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ाने के बाद मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की तरफ आऊँगा। और अगर आप आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये डिफरेंट पैराग्राफ रेफरेंस दिए हुए हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ मिल जाएगा। आप इन रेलिवेंट पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं जाके, अदर पैराग्राफ नहीं पढ़ने, सिर्फ इन रेलिवेंट पैराग्राफ को। और इनको आपने रीड कैसे करना है, देखें किसी भी पैराग्राफ का जब रेफरेंस दिया गया है तो 3 डिजिट लिखे गए हैं। जैसे ये है 2.1.2, ये 2.1.4, इसका मतलब क्या है, जो पहला डिजिट है ये हमारा चैप्टर नंबर को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा और तीसरा डिजिट है ये हमारा सेक्शन और सब सेक्शन नंबर है। यानी चैप्टर 2 में जाके सेक्शन 1 और उसके अंदर सब सेक्शन 2 या पैराग्राफ 2 है, चैप्टर नंबर, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर, उसके बाद पैरा नंबर। ये स्टडी करने के बाद और कहाँ डिस्कस हुआ, चैप्टर 2 में सेक्शन 1 पैराग्राफ 4। ये जब आप वहाँ पे जाएंगे तो चैप्टर 2 के अंदर वो आपको 1.1, 1.2, 1.3 से पहले आपने अगर आई कैप का कोई स्टडी टेक्स्ट रीड किया है तो आपको अंदाजा होगा कि वो इसी तरह पैराग्राफ की नंबरिंग करते हैं। तो ये रेफरेंस दे दिए गए हैं, अगर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना चाहे इन जगहों पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगर राइस की बुक से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट चैप्टर 2 में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में ये मटेरियल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से पहले। डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? देखिए, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है कि ये इजी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, जो इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया टेक्निकल वर्ड्स में, वो भी हम नहीं पढ़े। सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए इजी डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ। इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम है? ये 4 तरह के लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस का नाम है। इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ये 4 तरह के लोग फाइनेंशियल डिसीजन कैसे करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मींस ऐसा डिसीजन जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये कैसे डिसीजन करते हैं? कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसको इंपोर्ट करना है, किसको एक्सपोर्ट करना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, ये हमने इकोनॉमिक्स में सीखना है। और किन पार्टीज की डिसीजन मेकिंग सीखनी है? 4 पार्टीज, कौन सी? बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इन 4 पार्टीज की, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर। बायर कौन होता है? जो चीजों को खरीदता है। सेलर कौन है? जो चीजों को बेचता है। गवर्नमेंट क्या है? जो किसी भी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, जो ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेडर्स क्या है? ये कौन लोग हैं? ये इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ये इंटरनेशनल इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स। इन 4 लोगों के डिसीजंस को स्टडी करने का नाम है इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन करते हैं, स्टडी करते हैं कि जब ये लोग कोई भी फैसला, जैसे बायर ने फैसला कर रहा होगा कि मैं ये चीज़ खरीदूं या ये चीज़ खरीदूं, किस बेस पे कर रहा होगा? इस चीज़ की क्वांटिटी मैंने कम खरीदनी है कि ज़्यादा खरीदनी है, किस बेस पे ये फैसले कर रहा होगा? हम ये इस सेक्शन में सीखेंगे। सेलर के बारे में
सेलर ने क्या डिसीजन करने होते हैं? सेलर को ही हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं और फर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे आपने अपना अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना कि इंडिविजुअल का मतलब ये है एक बंदा और फर्म का मतलब ये है एक से ज्यादा लोग जब काम कर रहे होते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल किसको कहते हैं? बायर को, उसको कंज्यूमर भी कहते हैं, एक ही बात है। सेलर को क्या नाम दिया जाता है? प्रोड्यूसर, फर्म, जो चीजों को प्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक्स में अगर एक अकेला बंदा भी कोई फैक्ट्री चला रहा है तो हम उसे भी फर्म का नाम देते हैं, प्रोड्यूसर का नाम देते हैं, सेलर का नाम देते हैं। तो सेलर, तो ये स्टडी करना कि सेलर जो है वो जब डिसाइड करता है कि मैंने किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, किसकी कम करनी है, मैं जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं किसकी प्राइस बढ़ाऊं, किसकी प्राइस कम करूं, ये स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन करने होते हैं? किस प्रोडक्ट में पे मैं टैक्स लगाऊं, किस पे सब्सिडी प्रोवाइड करूं। ठीक है, एक्सचेंज रेट जो है फॉर एग्जांपल हमने उसको इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर देखेंगे, हमने इंपोर्ट करनी है किस चीज की करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो किस चीज की करनी चाहिए, हमें लोकल पाकिस्तान के अंदर सेल परचेज करनी चाहिए कि पाकिस्तान के बाहर से करनी चाहिए। इन चारों पार्टीज के जो डिसीजन है इनको स्टडी करना, ये है इकोनॉमिक्स का फोकस। अच्छा, अब यहां से इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे इन चार को कहा जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इन चारों को स्टडी करना इकोनॉमिक्स। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स को फिर इसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो इसमें हमारे छोटे प्लेयर हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो बड़े प्लेयर हैं उनको अलग कर दिया जाता है। छोटे प्लेयर बताइए कौन से हैं वाला? बायर और सेलर्स, इनको अलग कर दिया जाता है। बड़े प्लेयर जो हैं गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड, इनको अलग कर दिया जाता है। छोटे प्लेयर्स के फाइनेंशियल डिसीजन को स्टडी करने का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो जो हमारे बड़े पार्टिसिपेंट हैं इनके फाइनेंशियल डिसीजन को स्टडी करने का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हमसे कोई पूछे भाई इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो आसान अल्फाज में, हम कहेंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ बायर, सेलर्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर। अल्टरनेट टर्म्स यूज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आई कैप कोई टर्म यूज करता है, किसी क्वेश्चन में कोई टर्म। सारी टर्म इसलिए सामने रख दी ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि ये कोई नया प्लेयर आ गया हमारा, नहीं। अच्छा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, अगर कोई हमसे पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ बायर एंड सेलर। अगर कोई कहे मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो, हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स। अब यहां हमने इकोनॉमिक्स के दो हिस्से कर दिए, माइक्रो लदा, मैक्रो लदा। नेक्स्ट हमारा डिसीजन होता है, पढ़ने हमने दोनों है, सिलेबस में हमारे दोनों है, पहले कौन सा पढ़ा जाए, माइक्रो या मैक्रो, ये डिसीजन है। टीचर्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ाया जाता है, इसलिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैक्रो में भी काम आते हैं, सपोर्ट हो जाती है वहां पे सीखते हुए। तो हम पहले कौन से वाला डिस्कस स्टार्ट करें? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैक्रो के बारे में डिस्कशन नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। माइक्रो, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट करने हैं। बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन लोगों के डिसीजंस को स्टडी किया जाता है? बायर और सेलर। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बायर्स के डिसीजन को भी स्टडी करना है, सेलर के फाइनेंशियल डिसीजन को भी स्टडी करना है। पहले किसको स्टडी किया जाए? बायर। चलिए बायर को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ये बायर होता कौन है? कंज्यूमर, ठीक है। और सेलर कौन होता है? बेचने वाला। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं हफीज सेंटर में जाऊं तो वहां पे मुझे बायर मिलेगा? फीस नहीं, फीस एंड बायर नहीं होगा क्या? वो सेलर अपनी दुकान लगा के फारग बैठे होंगे, एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे।
भाई उस किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर भी होता है, सेलर भी होता है। ठीक है, ये बात है, सेलर बैठा होगा, बायर घूम फिर रहा होगा, ये बात मैं मानने को तो। लेकिन आप ये कि मार्केट में सिर्फ सेलर होगा, बायर होगा ही नहीं, ये नहीं ऐसे। ठीक है, तो बायर भी है, सेलर भी है। सेलर कौन है? जो चीजें बेच रहा है। बायर कौन है? जो खरीदने के लिए। ठीक है, अच्छा, बायर जब मार्केट में जाता है कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। क्या चीज क्रिएट करता है? डिमांड क्रिएट करता है। और इसी तरह जब सेलर मार्केट में आया कोई भी, तो वो क्या करता है? वो सप्लाई क्रिएट करता है, डिमांड का अपोजिट। तो पहले हम समझते हैं कि डिमांड है क्या। डिमांड है, कहता है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर्स, सेलर्स नहीं, बायर्स, विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। Demand is the quantity of goods which buyers are willing and able to buy at different price level. Demand वो चीज है जो बायर खरीदना चाहते हैं जिन चीजों को। अगर बायर कुछ चीजों को खरीदना चाहते हैं, विलिंग है और एबल टू बाय भी है, तो उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। मार्केट में एक बायर गया और दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा मैं 3 मोबाइल खरीदना चाहता हूं। क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? कितने मोबाइल के? 3 मोबाइल के। लेकिन यहां पे नोट कीजिए, इसमें 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है विलिंग टू बाय, एक है एबल टू बाय। दोनों में फर्क है। एक फकीर गया, कहने लगा मैं भी आईफोन खरीदना चाहता हूं, मेरा भी दिल करता है, मेरे पास भी आईफोन हो, लेकिन पैसे नहीं है। क्या हम उसे इकोनॉमिक्स में डिमांड कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो वांट तो है, डिमांड नहीं है। नीड या वांट होना अलग चीज है। नीड का मतलब जरूरियात जिंदगी, वांट का मतलब जरूरियात जिंदगी के अलावा भी मुझे कोई चीज चाहिए। वो कहते हैं नीड वांट को हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते, डिमांड को करते हैं। यानी आपके पास डिजायर भी होनी चाहिए हमने कोई चीज खरीदना, आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल, उसको डिमांड कहेंगे। डिमांड में और नीड या वांट में फर्क समझ आ गया? नीड या वांट में बाइंग पावर नहीं। अगर नीड या वांट के साथ बाइंग पावर भी मिल जाए, परचेजिंग पावर भी हो, फिर डिमांड बनेगी। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। यहां बात समझ आती? आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, किसी भी मार्केट की एग्जांपल ले लें, क्या उसमें डिमांड हमेशा फिक्स रहती है या फ्लक्चुएट होती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है? बिल्कुल इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। कभी हम जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक में, तो पेट्रोल पंप जो है वो खाली होता है, और कभी वहां पे रश लगा होता है, लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, कभी रश कम है, कभी बाजारों में देखें हम कपड़े जूते वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, किसी वक्त में तो बाजार सुनसान बड़ा होता है, इक्का दुक्का ग्राहक होते हैं, और किसी जगह कभी बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इतना रश होता है कि बारी आते आते आधा घंटा लग जाता है। तो इसका मतलब है किसी भी मार्केट में जो डिमांड होती है वो सेम फ्लक्चुएट करती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अगर तो हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है कि क्यों इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिस्ट हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किसी भी चीज की डिमांड क्यों इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कब ऐसा होता है कि कभी तो बायर जो है वो धड़ाधड़ किसी चीज को खरीद रहे होते हैं और किसी वक्त जो है वो चीजें खरीदने को तैयार ही नहीं। कब एज इकोनॉमिस्ट क्या हमें इन चीजों का एनालिसिस करना चाहिए? क्या हमें जानना चाहिए इन चीजों को? बिल्कुल। इसीलिए कहता है कि बायर को जब आप स्टडी कर रहे होंगे, बायर के बिहेवियर को, उसमें सबसे अहम चीज स्टडी करना है डिमांड, कि किसी भी चीज की डिमांड क्यों फ्लक्चुएट करती है, क्यों इंक्रीज डिक्रीज करती है। कहता है इसकी बहुत सी रीजंस है, किसकी बहुत सी रीजंस है? डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है।
उन फैक्टर्स को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? वो फैक्टर्स, वो चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, वो चीजें जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उनको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एग्जाम में दोनों तरह से वर्ड यूज करता है। अब हमने बाकी के लेक्चर्स में इन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना और समझना है, और ज़हन में रखिएगा हमारा फोकस कंसेप्ट के ऊपर है, वर्डिंग के ऊपर नहीं है। वर्डिंग आप अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, कंसेप्ट सही होना चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, और हम कोशिश करेंगे हमारी वर्डिंग ईजी हो। जितनी वर्डिंग ईजी होगी उतना बेहतर है, इसका मतलब है उतना स्टूडेंट का कंसेप्ट जो है क्लियर होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? उन चीजों को, उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही। कहता है सबसे पहले सबसे अहम डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड। इकोनॉमिक्स में जो डिटर्मिनेंट्स, आगे चल के हम बहुत सी चीजों के भी पढ़ेंगे, और सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स होंगे और भी चीजों के डिटर्मिनेंट्स होंगे। जो डिटर्मिनेंट सबसे ज्यादा अहम होता है इकोनॉमिक्स में उसे कहा जाता है प्राइमरी डिटर्मिनेंट। अगर 8-10 डिटर्मिनेंट्स हैं और कोई एक डिटर्मिनेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा अहम है इकोनॉमिक्स में, उसे क्या कहा जाता है? या की डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड। ये डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट नहीं है, और भी डिटर्मिनेंट्स है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना हमने पढ़ना है। और सबसे अहम डिटर्मिनेंट्स कौन सा है? प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है? सुनिए, कंसेप्ट सुनिए। इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। बताइए क्या प्रैक्टिकली आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? क्या मार्केट में इसी तरह होता है कि जिस चीज की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जिसकी प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है? इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने सिर्फ प्राइस नहीं लिखा, प्राइस ऑफ द गुड लिखा है। यानी किस चीज की प्राइस जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए हम एनालिसिस कर रहे हैं एप्पल का, एप्पल की मार्केट का, तो यहां पे प्राइस ऑफ द गुड से क्या मुराद है? एप्पल की प्राइस। इफ प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? कि अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ रही होगी। कुछ बात समझ? अच्छा, ऐसे प्रैक्टिकली होता है कि नहीं? कंसेप्ट को साथ साथ रियल एग्जांपल, रियल सिचुएशन के साथ मैच करके चलते जाएं, ताकि एक दफा समझ में आए तो फिर भूले ना कंसेप्ट। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे बहुत अहम कंसेप्ट अभी बिल्ड कर रहा हूं, बाद में जाके यूज करना। मैंने ये तो कहा है इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ये कहा। मैंने ये नहीं कहा इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स प्राइस इंक्रीजेस, ये नहीं कहा मैंने। ये नोट कीजिएगा, मैं पहले क्वांटिटी डिमांडेड को नहीं लेके आया, मैं पहले प्राइस को लेके आया हूं। तो आपने कंसेप्ट, आपने ये नहीं कहा सर बात तो एक ही है। वो जिनका मैथ थोड़ा स्ट्रांग है वो कहते हैं सर है तो इनवर्स रिलेशनशिप। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलना। ठीक है, जिस तरीके से कंसेप्ट है उसी तरीके से समझना है। कंसेप्ट क्या है सही? इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस कंसेप्ट में, सिंपल कंसेप्ट था। चलिए आगे चलते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो किसी चीज, कंज्यूमर कौन होता है? जो खरीदते हैं। बायर कह लें, इनकम ऑफ बायर कह लें, कंज्यूमर कह लें।
इंडिविजुअल कह लें, जो लोग चीजें खरीदते हैं उनकी इनकम। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मली जो क्वांटिटी जो डिमांड है चीजों की उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसे, ज्यादा खरीद सकते हैं चीजें। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो ज्यादा चीजें खरीद सकते। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। मैं जब स्टूडेंट था, इतने पैसे नहीं थे तो हम कभी कभार मूवी देखने जाते थे, लेकिन जब हम अर्निंग साइड पे आ गए, अब इनकम हमारी बढ़ गई है, अब हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूवी देखने जा सकते हैं या फॉर एग्जांपल जाते हैं। तो इससे इनकम जब इंक्रीज होती है तो चीजों की डिमांड भी बढ़ जाते हैं। पहले तो हम सोच सोच के खरीदते हैं, यार ये 2 शर्ट है, पूरा महीना जो है इनके साथ गुजारना है, ठीक है। तो अब तो जो है वो हम कहते हैं अच्छा ये 2 शर्ट लेने घर से निकले, वहां पे 4 पसंद आ गई, कहते चलो यार 4 रुपये पैकिंग कर लो। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और इनकम कम हो तो यहां पे एक कंसेप्ट सुनिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ये बस वैगन वगैरह पे ज्यादा सफर करता था। अब जब मैं क्वालिफाई कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अब मैं बसों वैगनों पे सफर नहीं करता। बताइए ये हमारे इस कंसेप्ट के अगेंस्ट नहीं जा रही बात कि पहले मैं ट्रैवलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा किया करता था, लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ी अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवलिंग नहीं करता। यहां पे तो केस डिफरेंट है, यहां पे इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है। इकोनॉमिक्स इसका आंसर देती है, कहते हैं दुनिया में एक तो होती है ना नॉर्मल चीजें, एक होती है इंफीरियर चीजें। इंफीरियर समझाने के लिए इंफीरियर की ट्रांसलेशन कर रहा हूं, एक्चुअली इंफीरियर का मतलब ये नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के फिलहाल इंफीरियर का मतलब है वो चीजें जो थोड़ी सी घटिया दर्जे की होती हैं, ठीक है, इंफीरियर। ठीक है, अब उसी तरह देखें, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अक्सर लंडा बाजार जाके तो वहां पे कपड़े खरीदा करता था, लेकिन जब से मैंने क्वालिफाई किया है मैं कभी उधर गया भी नहीं। ठीक है, अब देखें इनकम बढ़ी है लेकिन उन चीजों की डिमांड कम हो गई है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कुछ चीजें होती है नॉर्मल, कुछ होती है इन्फीरियर। जो इन्फीरियर चीजें होती है ना, इनका रूल थोड़ा फर्क है। नॉर्मल चीजों का रूल है इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी उनकी डिमांड कम होगी। इन्फीरियर गुड का रूल गौर से सुनिए, कहते हैं इन्फीरियर गुड है ना, अगर इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हुई इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ये फर्क समझ आया आपको? रूल इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है नॉर्मल गुड के लिए डिफरेंट है और इन्फीरियर गुड के लिए डिफरेंट है। अब एक छोटी सी एग्जांपल कॉमन लाइफ से देखिए, समझना है छोटी छोटी एग्जांपल के जरिए से। हमारे पास एक है दाल, एक है गोश्त, दोनों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके ख्याल में इसमें से कौन सी गुड इन्फीरियर है? दाल इन्फीरियर, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मली प्रोबेबली जो गोश्त की क्वांटिटी है, डिमांड है, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, और जो दाल है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? कंपैरेटिवली वो इन्फीरियर है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड, मीट जो है नॉर्मल गुड, इसकी डिमांड क्या होगी? और इन्फीरियर गुड। तो ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, ये समझ आती है? चलिए, प्राइस बढ़ी थी, डिमांड पे क्या फर्क पड़ा था? प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। इनकम बढ़ी तो डिमांड, इनकम कम हुई तो, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड है
इनकम बढ़ी तो डिमांड कम, इनकम कम हुई तो ये हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले कंप्लीमेंट्री गुड को समझना पड़ेगा कि कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक्स में हम गुड्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं, बहुत से तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में गुड्स को। गुड्स की एक क्लासिफिकेशन है कि क्या ये गुड्स इंडिपेंडेंट है या ये गुड्स रिलेटेड हैं। ये क्लासिफिकेशन जरा गौर से सुनिएगा। गुड्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन का एक तरीका क्या है कि ये देखना क्या ये गुड्स इंडिपेंडेंट है या रिलेटेड है। भाई इंडिपेंडेंट गुड्स कौन सी होती है? अगर किसी एक गुड की प्राइस या क्वांटिटी किसी दूसरी गुड की क्वांटिटी को इफेक्ट ना करे तो इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट। अगर किसी एक चीज की प्राइस या क्वांटिटी किसी दूसरी चीज की प्राइस या क्वांटिटी को इफेक्ट ना करे, डिमांड को इफेक्ट ना करे, तो उसे क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल इस पंखा, ये पंखा है और जूते, बताइए ये दोनों इंडिपेंडेंट गुड्स हैं या रिलेटेड गुड्स हैं? इंडिपेंडेंट। उस पंखे की प्राइस बढ़े या कम हो, इससे जूतों की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये चेयर और आपका कैलकुलेटर इंडिपेंडेंट गुड्स हैं या रिलेटेड गुड्स हैं? एक गुड की प्राइस या क्वांटिटी दूसरी गुड को इफेक्ट नहीं कर रही, उसकी प्राइस या क्वांटिटी को, इंडिपेंडेंट। रिलेटेड गुड्स क्या है कि एक गुड की प्राइस या क्वांटिटी दूसरी गुड की क्वांटिटी को इफेक्ट करेगी। रिलेटेड गुड्स क्या है? एक गुड की प्राइस या क्वांटिटी दूसरी गुड की क्वांटिटी को इफेक्ट करेगी। रिलेटेड गुड्स में दो फर्दर टाइप्स हैं, एक कंप्लीमेंट गुड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड। कंप्लीमेंट गुड्स कौन सी होती हैं? पहले आसान अल्फाज में समझ लें। ऐसी गुड्स जो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट गुड्स। ऐसे गुड्स जो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे इसके? फॉर एग्जाम्पल जे कार एंड पेट्रोल, कंप्लीमेंट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, कंप्लीमेंट गुड्स, इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल बैट एंड बॉल, कंप्लीमेंट गुड। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, कंप्लीमेंट गुड्स। कोई और अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं खुद से? पेन और इंक, कंप्लीमेंट गुड, शाबाश। सुई धागा, कंप्लीमेंट गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोबाइल चार्जर, कंप्लीमेंट गुड। तो कंप्लीमेंट गुड्स जो है जो इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं। कंसेप्ट समझ आया? आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स हैं जो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होती, दोनों का ऐसे गुड्स का पर्पस सेम होता है, इसीलिए अगर आप एक गुड कंज्यूम कर लेते हैं तो दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती। यह है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड की क्लासिक एग्जांपल है कोक और पेप्सी। उबर एंड करें, बिल्कुल। अगर आप एक चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कार और पेट्रोल कंप्लीमेंट गुड है या सब्स्टिट्यूट है? कंप्लीमेंट। पेट्रोल और सीएनजी, सब्स्टिट्यूट। सुजुकी और होंडा, सब्स्टिट्यूट। टी एंड कॉफी, शाबाश, ये कौन सी गुड है? सब्स्टिट्यूट गुड। आप एक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं रहती। तो कंप्लीमेंट गुड और सब्स्टिट्यूट गुड का फर्क समझ आ गया आपको? अब सुनिए कंप्लीमेंट गुड का रूल। कंप्लीमेंट गुड की डिमांड याद रखे इकट्ठे मूव होती है।
अगर एक चीज की डिमांड बढ़ती है ना तो दूसरी चीज की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि कंप्लीमेंट गुड ने इकट्ठे कंज्यूम होना है बाय डेफिनेशन। और सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड अपोजिट मूव होती है। सब्स्टिट्यूट गुड, अगर दो चीजें सब्स्टिट्यूट है, एक की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है दूसरे की डिमांड कम होगी। ये समझ आया कंप्लीमेंट गुड, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। कंप्लीमेंट गुड्स क्या है, क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, क्लियर हो गया? एक चीज की डिमांड बढ़ी, दूसरी चीज की डिमांड भी बढ़ गई, कंप्लीमेंट है सब्स्टिट्यूट है? एक चीज की डिमांड बढ़ी, दूसरी की कम हो गई, दोनों चीजों की डिमांड कम हो गई, कंप्लीमेंट। ठीक है, जब डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करे तो ये कंप्लीमेंट है। डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यहां क्लियर हो गई बात? चलें, आधा कंसेप्ट समझ आ गया। अब सुनिए, वापस आए प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड। वो कहता है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड कैसे डिटर्मिनेंट है डिमांड का। कंप्लीमेंट, कोई एक एग्जांपल दीजिए कंप्लीमेंट गुड के, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जी। कार एंड पेट्रोल कंप्लीमेंट गुड है, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए अगर कार की प्राइस डबल हो जाती है, कार की प्राइस डबल हो जाती है, कार की अपनी डिमांड तो कम हो जाएगी, ये तो है ये वाला कंसेप्ट। लेकिन कार की प्राइस डबल हुई, कार की अपनी डिमांड कम हुई, बताइए पेट्रोल की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसे रूल की शक्ल में लेके आते हैं, इफ प्राइस ऑफ ए कंप्लीमेंट्री गुड, फर्ज कीजिए हम पेट्रोल की मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, कार हमारे लिए कंप्लीमेंट्री गुड है। इफ प्राइस ऑफ ए कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर आवर मेन गुड, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीजेस। अच्छा, अब आपने सोचना कैसे है ये ध्यान में रखिए, डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, सोचना है कंप्लीमेंट्री गुड कौन सी होती है, जो इकट्ठे मूव होती है या अपोजिट? इकट्ठे मूव। एग्जाम में पूछेगा प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इंक्रीज हुई, तो आपने कैसे सोचना है? आपने कहना है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीज हुई तो उसकी अपनी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कंप्लीमेंट गुड में डिमांड जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो हमारी मेन गुड की डिमांड भी कम हो जाएगी। डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, पहले किसी चीज की कंप्लीमेंट गुड की प्राइस का उस पे इफेक्ट देखना क्या होगा, फिर दूसरी गुड पे आना। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो बताइए, अगर कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाए तो मेन गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कंप्लीमेंट गुड की प्राइस डिक्रीज हो गई तो मेन गुड की डिमांड, कंप्लीमेंट इकट्ठे मूव करते हैं तो हमारी जो मेन गुड है इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड समझ आता है? इफ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मेन गुड डिक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस, ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं ये आपको पता चल गया, जो इकट्ठे मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लासिक एग्जांपल कोक और पेप्सी। ठीक है, मुझे बताइए अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाए फर्स्ट और मेन गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, पहले सोचना, एग्जाम में पेपर जल्दी करना है हम नहीं है, पेपर सही करना है हमें। फर्ज कीजिए हमारी मेन गुड है कोक, इफ प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, दोनों सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस तो क्या होता है? उसकी अपनी डिमांड कम हो जाती है। ये सब्स्टिट्यूट गुड है, अपोजिट मूव करना है सेम डायरेक्शन में, कोक की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इफ प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मेन गुड इंक्रीजेस। और इफ प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस,
डिमांड फॉर मेन गुड डिक्रीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम, पेप्सी की प्राइस कम हो गई, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कोक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम। सब्स्टिट्यूट गुड है ना, अपोजिट मूव करते हैं। तो क्या हमें टाइप्स ऑफ गुड्स क्लियर हो गई? दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और रिलेटेड। रिलेटेड के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट। ये समझ आता है कंसेप्ट? चलिए, इसके बाद कैसे प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड इफेक्ट करती है डिमांड पे, मेन गुड की डिमांड पे, और सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कैसे इफेक्ट करती है, ये भी क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा रिकॉल करवा दूं आपको, जब मैंने पहले आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया था तो सिर्फ ये नहीं कहा था प्राइस, बल्कि कहा प्राइस ऑफ द गुड। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों लिखा था प्राइस ऑफ द गुड पूरा, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी आना है। अगर मैं सिर्फ प्राइस लिखूंगा तो क्लियर नहीं होगा ये मेन गुड की प्राइस है या कि कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस है या सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस है। इसीलिए प्राइस कभी खाली सिर्फ प्राइस ना लिखे, आगे लिखे प्राइस किसकी, मेन गुड की, कॉम्प्लीमेंट गुड की या सब्स्टिट्यूट गुड की। क्लियर हो गया? आगे बात, पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बायर। सिंपल, जिस जगह पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, नंबर ऑफ बायर्स होंगे, वहां पे डिमांड ज्यादा होगी। आप मुझे बताइए, जो हाउसिंग मार्केट है, हाउसिंग मार्केट घर है, इसकी डिमांड कहां ज्यादा होगी, कराची में के लाड़काना में? कराची में ज्यादा होगी, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं, इन्होंने ज्यादातर अपने जो यूनिट लगाए हैं, रीजनल ऑफिस लगाए हैं, वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में? और भी कुछ रीजन होगी, लेकिन एक बड़ी रीजन क्या है वाला, इंडिया की पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि वहां डिमांड ज्यादा है, वहां पे फैक्ट्री लगाई, चीजें ज्यादा बिकेंगी, वहां प्रॉफिट है। ठीक है, हम कहते हैं नहीं पाकिस्तान में भी तो है डिमांड, वो कहते हैं नहीं, उधर फैक्ट्री लगा के पाकिस्तान में चंद मिलियन यूनिट भिजवाना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि पाकिस्तान में यूनिट लगाए और फिर वहां पे मिलियंस ऑफ यूनिट इंडिया भिजवाएं। तो किस वजह? पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ बायर ज्यादा होंगे, डिमांड भी, और अगर पॉपुलेशन कम है, कम। ये 5 डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े, क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? खास तौर पे ये कंप्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड वाला कंसेप्ट, ये भी समझ में आ गया? चलिए, अब ऐसा कीजिए, आपने रीडिंग करनी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक तो चलें यार, वो रीडिंग रहने दे भी फिलहाल। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।